हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वी में। आज हम लोग साइंस सीरीज़ की पार्ट 4 वीडियो में बात करेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में। ये क्वेश्चन आपके एएलपी, एनटीपीसी, एसएससी के सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बार बार पूछे गए हैं। इससे पहले कि हम लोगों ने 3 वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की है। तो जो भी स्टूडेंट अब तक वो वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उसे जाके एक बार अच्छे से देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने जेपीएससी सीरीज़ के भी बहुत सारी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उनको भी देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने पार्ट बाय पार्ट मतलब कि एक एक छोटी छोटी टॉपिक को लेके प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चनों के बारे में पूरे विस्तार पूर्वक चर्चा की है। और इसी तरह के वीडियो को अब जो है आपको आगे भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको ऐसा वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका जो है एलपी, एनटीपीसी और ग्रुप डी, देखिए ये तीनों में आ चुका और हम लोगों का फोकस उसी टाइप का क्वेश्चन में है जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है। उसके आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और उसके साथ हम लोगों ने उसके एक्स्ट्रा जो डीपली अगर उसके ऑप्शनों के बारे में बात करें तो हम उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आप बेहिचक होकर सारे क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है। तो यौगिक का डिफिनेशन आपको पता ही होगा। यौगिक जिसे हम लोग कंपाउंड भी बोलते हैं। यौगिक क्या है कि दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। तत्व जिसे हम लोग एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यौगिक क्या है, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। और हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम मैग्नीशियम को, जो मैग्नीशियम रिबन है, उसे हवा में जलाया जाए तो फिर कौन सा यौगिक बनेगा। तो पहले इसके लिए आपको एक इक्वेशन बता दें। इक्वेशन क्या है, मैग्नीशियम यानी कि Mg को जब हम O2 से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो इसका सही आंसर है। और जब आप ये रासायनिक समीकरण देखिएगा तो ये बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 लगाएंगे और इसे जो आगे लगा इसे क्या कहते हैं, इसे हम अणु कहते हैं। आप लोग को बताया गया होगा 9-10 में, अगर हम लोग बैलेंसिंग करते हैं तो हम कहाँ पे छेड़छाड़ कर सकते हैं, अणु के साथ। परमाणु के साथ हम लोग कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम 2 लगाएंगे तो यहाँ भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ मैग्नीशियम 2 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है, अगर आप मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाते हैं तो आपको कौन सा यौगिक मिलेगा, तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एक सफ़ेद पाउडर की तरह होता है। जब इसे आप उष्मा के जलाइएगा तो ये क्या है, एक सफ़ेद पाउडर की तरह उत्पन्न होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन 1 है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है संक्रमण तत्व क्या होते हैं। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, ये किन तत्वों को कहा जाता है। तो जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी देखिएगा तो उसमें जो डी ब्लॉक में तत्व है, ठीक है, कौन सा ब्लॉक, डी ब्लॉक में जो तत्व है वो सारे तत्व क्या है, वो संक्रमण तत्व है। तो अब इसकी क्या विशेषता होती है, इसकी विशेषता होती है कि इसमें 2 सबसे बाहरी सेल जो है वो अधूरे होते हैं। इसके जो 2 बाहरी सेल होते हैं वो क्या होते हैं, अधूरे होते हैं। उदाहरण के लिए आप कॉपर ले लीजिए। ठीक है, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, इसके साथ साथ आपका सोना हो गया यानी कि Au जिसे बोलते हैं, कैडमियम हो गया Cd। ठीक है, ये सब जितने भी तत्व है, ये तत्व क्या है, इनके जो बाहरी सेल है वो 2 सब बाहरी सेल क्या होते हैं, वो अधूरे होते हैं। 2 बाहरी सेल अधूरे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, 1। आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में आते हैं। तो ये किस ब्लॉक में आते हैं, ये
डी ब्लॉक में आते हैं। या फिर ये भी पूछ सकता है आपको कुछ तत्व यानी कुछ एलिमेंट दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया कि डी ब्लॉक में कौन सा तत्व है, तो कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, सोना है, कैडमियम है। अब इसके अलावा जो भी तत्व आपको दिखेगा, एक और हाँ एक पारा है जिसे हम Hg से इंडिकेट करते हैं। तो इसके अलावा आपको जो भी तत्व दिखेगा वो तत्व क्या है, वो संक्रमण तत्व नहीं है। तो यही सब तत्व क्या है, संक्रमण तत्व है। तो इसे भी नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। आने वाले एग्जाम में ये बस क्वेश्चन यही पूछ देगा कि संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में आते हैं, तो डी ब्लॉक में आते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सा तत्व है सबका नाम एक बार अच्छे से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन 1। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहते हैं। तो पहले इसका आंसर के बारे में बात करते हैं। तो गोलाकार दर्पण पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वक्रता का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता का केंद्र कहते हैं। और आगे बढ़ते जाए थोड़ा सा, गोलाकार की जो त्रिज्या होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। और फोकस दूरी जिसे हम लोग ऐप से इंडिकेट करते हैं वो क्या है, वो है आपका कि गोलाकार दर्पण पर पड़ने वाली जो प्रमुख समानांतर जो धुरी होती है को प्रतिच्छेद करने के लिए प्रमुख बिंदु को अक्ष पर जो उसका केंद्र होता है उसे ही हम लोग फोकस यानी कि ऐप से इंडिकेट करते हैं। या तो ये बिंदु पे आएगी या फिर उसे प्रतिच्छेद करते हुए बाहर चली जाएगी, तो उसे हम किससे इंडिकेट करते हैं, ऐप से इंडिकेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन 4, वक्रता का केंद्र। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि घोल में धातु A धातु B को प्रतिस्थापित करता है तो धातु A है। तो धातु A क्या है, क्वेश्चन को पहले समझिए कि क्वेश्चन है कि यदि घोल में धातु A धातु B को प्रतिस्थापित करता है। मान लीजिए कि कोई इक्वेशन ऐसे बन रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे A है और यहाँ पे B C है। जब ये आपका इक्वेशन, जब ये रासायनिक समीकरण बना जाता है, जब ये दोनों को हीट किया जाता है, तब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये कुछ इस तरह से बन जाता है AC + B। तो देखिए ये इसे क्या कर दिया जा रहा है, ये इसे प्रतिस्थापित कर दिया जा रहा है। तब बोला जाता है आपसे कि धातु A क्या है। तो धातु A क्या है, धातु A, अब ऑप्शन में बात करते हैं, B की तुलना में भारी है, B की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है, B से एक तरह का समान प्रतिक्रिया है, या B की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा कि B की तुलना में क्या है, A जो है अधिक प्रतिक्रियाशील है। B की तुलना में A जो है वो क्या है, अधिक प्रतिक्रियाशील है। इसलिए क्या है, वो उसका स्थान ले लेता है। जैसे कि आपको बताया भी गया होगा, उदाहरण के लिए हम लोग देखिए एक इक्वेशन आपको लिख के बता रहे हैं, जैसे Fe + CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट CuSO4, जब इनको गर्म किया जाता है तब क्या बन जाता है आपका FeSO4 + Cu। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि Fe क्या है, वो अधिक प्रतिक्रियाशील है, जिस कारण क्या है कि यह B की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, तो उसका स्थान यह ग्रहण कर ले रहा है। तो ऑप्शन जो आपका 4 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे प्रतिक्रियाशील तत्व के जो श्रेणी है उसमें रखा गया, ठीक है। तो ऑप्शन 4 का सही आंसर क्या है, और क्वेश्चन 4 का सही आंसर ऑप्शन 4 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा। मान लीजिए आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट करने के दौरान आपका जो प्रयोग आ रहा है उसमें क्या आपको गलत इंडिकेशन हो रहा है कि दिया गया एक प्रयोग का आपका निष्कर्ष है। अब इस निष्कर्ष में क्या क्या दिया हुआ इसके बारे में बात करते हैं कि एक तत्व का एक परमाणु होता है, ये बिल्कुल सही है कि एक तत्व का एक ही परमाणु होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे है कि एक तत्व का 1 मोल होता है, चलिए ये भी सही है कि एक तत्व का 1 ही मोल होता है। उसके बाद क्या है कि एक यौगिक का 1 परमाणु होता है, तो ये गलत है, ठीक है। एक तत्व का एक यौगिक का 1 परमाणु होगा, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि आपको यौगिक का डिफिनेशन अभी बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्वों को अगर हम मिलाते हैं ना तब हमें जाके यौगिक मिलता है। तो वहाँ पे परमाणु 1 होने का तो सवाल ही नहीं है।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन 3 होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अब इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे डेटा आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट को ना आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विचारों का संग्रह होता है वह कौन सा हिस्सा है। तो आपको बताते चले कि मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अनुमस्तिष्क, फिर अग्र मस्तिष्क और फिर मध्य मस्तिष्क। ठीक है, ये 3 भागों में बांटा गया है और ये 3 भागों का जो अपना अलग अलग काम है। तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चले कि विचारों का संग्रह कहाँ होता है, तो विचारों का संग्रह होता है अग्र मस्तिष्क में। विचारों का संग्रह अग्र मस्तिष्क में होता है। अग्र मस्तिष्क में जो है सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है। अब हमें ये सूचना किसके द्वारा मिल रहा है ये भी डिपेंड करता है। हमारे जो भी ज्ञान इंद्रियां है, हमारे कितनी ज्ञान इंद्रियां हैं, तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कान हो गया, आँख, नाक, जीभ और त्वचा। इनसे हमें जो भी सूचना मिलती है वो सूचना कहाँ पे संग्रह होता है, वो अग्र मस्तिष्क में उस सूचनाओं का संग्रह किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सही आंसर है वो ऑप्शन 3 है। और इसके अलावा बात करते चले अनुमस्तिष्क, यानी कि इसे हम लोग बाह्य मस्तिष्क भी कहते हैं, इसके बारे में। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मानव शरीर का जो हृदय गति है, ठीक है, उसे कंट्रोल किया जाता है। फिर रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, उसे कंट्रोल किया जाता है। नींद, इन सब चीज़ों का कहाँ पे संचार किया जाता है, ये होता है अनुमस्तिष्क में, जिसे हम लोग पृष्ठ मस्तिष्क भी कहते हैं, यानी कि बाहरी मस्तिष्क। और इसी के अंतर्गत आता है आपका सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम जिसका नाम आप लोग सुने होंगे। अब ये सेरिबेलम है क्या, सेरिबेलम जो है हम लोग को बैलेंस करने के लिए, हम लोग चल रहे, उठ रहे, फिर रहे, इसे बैलेंस करने के लिए सेरिबेलम जो है यही उत्तरदायित्व है। ठीक है, मानव मस्तिष्क का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेरिबेलम, क्योंकि यही हम लोग का शरीर को स्टेबल रखता है, बैलेंस रखता है। और मध्य मस्तिष्क का काम क्या है, तो मध्य मस्तिष्क का काम है अग्र मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क को जोड़ना, यही है आपका मध्य मस्तिष्क का काम। तो आई होप कि आपको सारे डाउट जो है वो सारे क्लियर होते जा रहे होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था उसके बारे में फिर एक बार बात कर ले, क्या था, अग्र मस्तिष्क। और इसके साथ साथ मैंने मानव मस्तिष्क के हर पार्ट को थोड़ा सा छोटा वे में ही आपको समझाने का कोशिश किया है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक मिश्र धातु का उदाहरण है। अब नीचे दिया गया कुछ उदाहरण से आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा है जो एक मिश्र धातु का उदाहरण है। तो मिश्र धातु का उदाहरण, तो मिश्र धातु का उदाहरण इसके अलावा आप पहले कुछ और समझ लीजिए। जैसे आपको स्टील हो गया, ठीक है, स्टील हो गया, स्टील भी एक मिश्र धातु का उदाहरण है। फिर पीतल हो गया, पीतल भी क्या एक मिश्र धातु का उदाहरण है। तो ये इसके अलावा जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है उसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर, ठोस विलयन। ठोस विलयन भी क्या एक मिश्र धातु का उदाहरण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि H2O2 प्लस Cl2 एरो 2HCl प्लस O2, ये एक इक्वेशन दिया गया है, समीकरण दिया हुआ है। अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है। तो H2O2 आपको बताते चले, अगर हम इसे यौगिक का नाम बताएं तो इसका नाम है हाइड्रोजन पैराऑक्साइड। हाइड्रोजन पैराऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पैराऑक्साइड। और आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यह किस रूप में कार्य करता है। तो यह किस रूप में कार्य करता है, इसका सही आंसर है अपचयक के रूप में काम करता है। ये किस रूप में काम करता है, यह अपचयक के रूप में काम करता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ने का काम किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये क्या किसका काम कर रहा है, अपचय का काम कर रहा है। और यही अगर हाइड्रोजन को हटाने का काम होता तब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसको भी ध्यान में देना, यहाँ पे किसका काम हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ने का काम हो रहा है, तब इसका आंसर क्या होगा, यह एक अपचारक के रूप में काम कर रहा है। और वहीं अगर हाइड्रोजन हटाने का काम होता तब इसका आंसर क्या होता, ऑक्सीकरण। तो ऑप्शन 4 जो है क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न करता है। तो अब शैवाल के बारे में बात कर ले तो शैवाल क्या होता है। शैवाल एक बहुकोशिकीय जीव है। यह एक पौधा जैसा जीव होता है जो लाल, हरे और भूरे रंग का भी होता है। तो कभी कभी आपसे एग्जामिनेशन हॉल में ये भी पूछा जाएगा कि शैवाल क्या है। तो शैवाल आपको ध्यान में रखना चाहिए कि शैवाल क्या एक बहुकोशिकीय जीव है। और इसके अगर कलर का बात कर ले तो यह लाल रंग में भी आपको दिखने को मिलेगा, हरा में भी मिलेगा और भूरे रंग में भी मिलेगा। अब आइए अब इसके आंसर के बारे में बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो क्या है, मीथेन है। और मीथेन का क्या अनुसूत्र होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो क्या है, मीथेन। अब आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन या मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। पुनर्जनन या मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो हाइड्रा। हाइड्रा जो है वह आपका मुकुलन द्वारा या पुनर्जनन द्वारा प्रजनन कर सकता है। हाइड्रा कहाँ पाया जाता है, तो हाइड्रा जो है ताजे पानी का जीव है। यह शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में का मूल निवासी है। यह मूल रूप से कहाँ पाया जाएगा आपका, तो शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। यदि इसका कोई भाग अगर कट जाता है तो यह क्या है, अपने प्रत्येक भाग को एक नया हाइड्रा के रूप में पुनर्जन्म कर सकता है। अगर मान लीजिए ये एक हाइड्रा का रूप है और ये कहीं से कट हो जा रहा है तो इसका जो नया भाग ये बन रहा है ना, ये फिर एक नया हाइड्रा बन जाएगा। तो मतलब कि इसका जो कटा हुआ भाग है वो खुद को एक अपना संपूर्ण हाइड्रा में परिवर्तित कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर वो क्या है, हाइड्रा। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को भी ध्यान से समझिएगा। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी कि तत्वों का वर्गीकरण से रिलेट है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व है। अब एक बॉर्डर लाइन तत्व क्या होता है, पहले इसको समझना होगा। तो एक बॉर्डर लाइन तत्व जिसे हम लोग सीमा रेखा तत्व भी कहते हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे एक बॉर्डर वाला तत्व या फिर सीमा रेखा तत्व भी कहा जाता है। यह दोनों तत्वों के बीच जो है एक सीमा रेखा का कार्य करता है। अब कौन सा तत्व है जो इसकी श्रेणी में आता है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो कौन कौन सा तत्व है, तो इसके अंतर्गत जो आपका बोरॉन यानी कि बी, सिलिकॉन यानी कि Si, उसके बाद जर्मेनियम Ge, फिर आर्सेनिक As, उसके बाद टिटेनियम Te और पोलोनियम Po, ये सारे तत्व जो है ये एक बॉर्डर लाइन वाले तत्व हैं। इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये दोनों के बीच की एक सीमा रेखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा तत्व नहीं है, तो देखिए बोरॉन भी है, उसके बाद पोलोनियम भी है, सिलिकॉन भी है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, बिस्मथ। बिस्मथ जिसे हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, Bi से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान क्या होता है। तो यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान क्या होता है, तो आपको पता होगा कि प्रत्येक मानव में जो है 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 23 जोड़े, जिसे हम अगर अंकों में बताएं तो ये कितना हो जाएगा आपका 46 यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जो इसका पहले सही आंसर है, पहले उसके बारे में बात कर ले। तो यौन प्रजनन में माता पिता का जो योगदान होता है ना, वो अपने जीन का आधा होता है, अपने जीन्स का आधा हिस्सा होता है। और जो ये जीन जिसे हम लोग, ये जीन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जीन 2 प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोग क्रोमोसोम भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोसोम और एक होता है एलोसोम। ठीक है, एक होता है ऑटोसोम और एक क्या होता है, एक होता है एलोसोम। एलोसोम। अब ये डिपेंड करता है कि अगर बच्चे का जो लिंग निर्धारण है वो किस पे डिपेंड करता है, तो एलोसोम पे डिपेंड करता है। तो यौन प्रजनन में माता पिता का जो योगदान है वो अपना जीन का आधा हिस्सा है। और क्रोमोसोम का 2 टाइप भी आपको बता दिए हम, ऑटोसोम और एलोसोम। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि बच्चे का जो लिंग निर्धारण है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो एलोसोम्स में डिपेंड करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से
किस वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था? तो अगर आप ये क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपका आंसर यहीं पे पड़ जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है दो आवेशित कण, आवेशित यानी कि आवेश, और आपको पता होगा कि आवेश का जो SI मात्रक है वो क्या होता है, वो होता है कूलाम। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन 1। इन्होंने ही ये नियम दिया था और इन्हीं के जो इनका जो टाइटल है कूलाम, यहीं से ये वर्ड लिया गया है कूलाम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 1 है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता चलूँ तो इसका जो खोज है ये कब किया गया था, ये 1785 में किया गया था। और इसके अलावा जो कुछ और दिया हुआ, जैसे कि चार्ल्स डुफे की बात कर ले तो इन्होंने विद्युत परिघटनाओं के बारे में बताया था। चार्ल्स डुफे जो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने विद्युत परिघटनाओं के बारे में बताया था। माइकल फैराडे के नाम से बहुत परिचित है, इन्होंने क्या बताया था, ये इन्होंने विद्युत चुंबक की खोज की थी। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबक की खोज की थी। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने क्लास 9 में पढ़ा है, और आर्किमिडीज को ही नवीनतम मशीनों को डिजाइन का श्रेय दिया जाता है। आर्किमिडीज ने ही नवीनतम मशीनों का जो डिजाइन किया है उसका श्रेय किसे जाता है, तो आर्किमिडीज को जाता है। अगर क्वेश्चन नंबर 13 के अकॉर्डिंग चले, जो इसका सही आंसर है वो सही आंसर क्या है, वो ऑप्शन 1 है। अब चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है वृषण। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन वी है, वो है वृषण। चलिए अब आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को भी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक साथ बहुत सारे फैक्ट आपको बताया जाएगा। पूछा जा रहा है कि आवेश का SI मात्रक क्या है? तो अभी आपको ऊपर वाले थोड़ा देर पहले ऑप्शन में बताया गया था कि आवेश का SI मात्रक क्या है, वो कूलम्ब है। तो वोल्ट किसका होगा, एम्पियर किसका होगा, ओम किसका होगा, ये भी आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो ओम का क्या होता है, ओम का प्रतिरोध होता है, ये आपको पता है, ठीक है। एम्पियर यानी कि विद्युत धारा जिसे बोलते हैं, एम्पियर का क्या हो गया, विद्युत धारा हो गया। वोल्ट, वोल्ट का क्या हो गया, तो विभवांतर हो गया। वोल्ट का क्या हो गया, विभवांतर हो गया। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है ना, ये आप कहीं ना कहीं नोट डाउन करते चलिए, जिससे आपको ना एक बार आप रिवीजन कीजिएगा वीडियो खत्म होने के बाद, तो आपको ये कंठस्थ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो आवेश का SI मात्रक है वो है कूलाम। इसके अलावा आपको वोल्ट का बताया गया, विभवांतर, एम्पियर होता है विद्युत धारा का, और ओम किसका होता है, वो प्रतिरोध का होता है। अब चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो आपसे यहाँ पे कार्य के बारे में पूछ रहा और पूछा जा रहा है कि किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले मैं कार्य का फॉर्मूला आपको बता दूं कि कार्य इक्वल टू क्या होता है, तो होता है F इंटू डी। एफ का मतलब हो गया आपका फोर्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बल भी बोलते हैं, और डी यानी कि विस्थापन, ठीक है। डी को क्या बोला जाता है, विस्थापन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर है? तो किसके बराबर है, तो यहाँ पे एफ का वैल्यू, यहाँ पे जो डी का वैल्यू है ना वो जीरो हो जाएगा। तो अगर डी का वैल्यू जीरो हुआ और एफ यहाँ पे कुछ भी रहा तो उसका आंसर क्या होगा, तो जीरो ही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन 4 है। क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के एक पूर्ण परिक्रमा से जो विस्थापन उत्पन्न होगा ना वो शून्य उत्पन्न होगा, इसलिए यहाँ पे विस्थापन का वैल्यू क्या है, वह शून्य है। और शून्य को किसी से भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, वो शून्य ही आता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्वेश्चन नंबर 16 का वो सही है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको भी ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन नंबर 17 है कि वाहनों की जो हेडलाइट होती है, यहाँ पे हेडलाइट पूछा जा रहा है, मिरर लाइट अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे हेडलाइट पूछा जा रहा है कि मिरर, साइड मिरर ये सब अलग होता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। जो पूछा जा रहा है पहले उस पर बात करते हैं कि वाहनों का जो हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण, इसमें कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है हेडलाइट में? तो जो हेडलाइट में दर्पण प्रयोग होता है वो अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। अवतल दर्पण इसलिए प्रयोग होता है ना क्योंकि अवतल दर्पण जो है वो प्रकाश के किरणों का प्रसार करता है। इससे यह फायदा होता है ना कि जो प्रकाश के वाहन होता है वो सामने से क्या अधिक फैलता है, जो वाहन से जो प्रकाश निकलता है वो सामने की ओर अधिक फैलता है, इसलिए यहाँ पे जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वाहनों का जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा बात कर ले तो उत्तल दर्पण का प्रयोग, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है आपका साइड मिरर के रूप में किया जाता है, साइड मिरर के रूप में किया जाता है। हम लोग साइड मिरर का प्रयोग इसलिए किया जाता है ना क्योंकि इसमें उत्तल दर्पण जो है वस्तुओं को जो छवि है ना वो छोटी बनाती है,
वस्तुओं की छवि जो है क्या है वो छोटी बनाती है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अब समतल दर्पण का बात कर ले तो हम लोग जो है ना अपना घर में जो मिरर यूज करते हैं, ठीक है, जो घर में मिरर यूज करते हैं वो कौन सा मिरर होता है, वो समतल दर्पण का होता है। और समतल दर्पण में क्या होता है ना कि जो वस्तुओं की छवि का जो आकार है ना वो समान होता है। तो ये सारे ऑप्शन जो एक्स्ट्रा आपको बताया जा रहा है इसको भी आप ध्यान से सुनते चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर था वो क्या था, ऑप्शन डी, अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग हेडलाइट में करते हैं, उत्तल दर्पण का साइड मिरर में, और समतल दर्पण का अपने घरेलू कार्य में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर था ऑप्शन डी। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन गर्म पानी के कुंड, मतलब कि गर्म पानी का जो कुंड होता है बड़ा बड़ा, उसमें रह सकता है, गहरे समुद्र में भी रह सकता है, या अटलांटिक जैसे बर्फ जैसे जीवन यापन करने हेतु अपना निवास स्थान बना सकता है। तो निम्न में से कौन है, तो जो 100 डिग्री से भी अधिक टेम्परेचर में रह सकता है, माइनस डिग्री भी होता है, माइनस में समझ ही रहे आप, वहाँ पे क्या होता है उसमें बर्फ़ बढ़ने लगता है, तो उसमें भी अपने आप को जीवित रह सकता है। ऐसा कौन है, तो ये है जीवाणु। जीवाणु जो है वह 100 डिग्री से अधिक तापमान में भी रह सकता है और अत्यधिक ठंड वाले स्थान में भी रह सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो जीवाणु। अगर हम लोग अमीबा की बात कर ले तो अमीबा क्या है, यह अत्यधिक तापमान नहीं सह सकता है, अत्यधिक तापमान में जाने से इसकी क्या हो जाएगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी तरह अगर हम लोग विषाणु की बात करें तो उसके साथ भी यही केस है। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है वो क्या होगा, वो जीवाणु होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से कौन सी गैस चूने की पानी को दूधिया बना देती है। कौन सी गैस चूने की पानी को दूधिया बना देती है। पहले चूने के पानी का आपको फॉर्मूला बता दे, उसका होता है CaOH का होल ट्वाइस। और अब ये किससे अभिक्रिया करेगी, तो ये CO2 से अगर अभिक्रिया करती है तो ये क्या बना देती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, इसे दूधिया कर देगी। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन 4, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने के बाद जो है चूने का पानी क्या बना देती है, या दूधिया बना देती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4। और आज का डे का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे लिए यही मोटिवेशन का काम करती है और हम लोग इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। और चलिए बात करते हैं आज का डे का लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि गति के दूसरे नियम, यहाँ दूसरा नियम के बारे में पूछ रहा, समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाता है। तो मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में गति के तीनों नियम के बारे में बताया था, उसका जो एक समीकरण बनता है मैंने वो समीकरण भी बताया था। और चलिए मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ कि फर्स्ट जो समीकरण बनता है उसमें क्या होता है, उसमें V = U + AT, ठीक है। सेकेंड हो गया आपका, सेकेंड क्या हो गया, तो सेकेंड होता है S = UT + ½ AT², ठीक है। और जो थर्ड है वो थर्ड क्या हो गया कि V² = U² + 2AS। ये तीनों समीकरण का नियम हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है कि गति के दूसरे नियम द्वारा किसके बीच का संबंध को दर्शाया जाता है। तो जो इसका सही आंसर होगा, ये इसका सही आंसर है कि स्थिति और समय, ऑप्शन 1। यानी कि स्थिति यानी कि जिसे हम स्थान भी बोल रहे हैं, स्थिति यानी कि स्थान और समय, यह गति के दूसरे नियम का समीकरण है। जबकि अगर जो स्थान और वेग, वेग और समय और वेग और त्वरण जो ऑप्शन बच रहे हैं उसके बारे में भी मैं आपको बात कर लूँ तो पहले इसका अंतर पहले समझिए। ये गति का द्वितीय समीकरण को दर्शाता है, ठीक है, क्या, स्थान और समय। पहला का बात कर लूँ तो पहला हो गया आपका वेग और समय, ये इस चीज़ को दर्शाता है। और जबकि ये जो है स्थान और वेग, ये तीसरे नंबर के समीकरण को दर्शाता है। तो ये तीनों समीकरण के साथ साथ मैंने आपको तीनों समीकरण भी लिख के बता दिया कि उसका क्या क्या होता है। और ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपसे पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, हो सके ये दूसरा समीकरण पूछ चुका है तो आपसे पहला पूछ ले या फिर तीसरा पूछ ले, तो मैंने एक एक करके आपको तीनों समीकरण बता दिया है। तीनों समीकरण का जो बैलेंस बनता है मैंने वो भी आपको बता दिया है। तो इस तरह का इस मज़ेदार वीडियो जो है आपको आगे भी मिलता रहेगा।
ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो था आपका था ये साइंस का पार्ट 4 वीडियो था। आने वाले टाइम में आपको इसी तरह का वीडियो मिलेगा। और मैं वीडियो ख़त्म करते करते फिर आपको एक बार बता दूं कि जेपीएससी सीरीज का इसी तरह का वीडियो आपका चल रहा है, जिसमें हम लोग जीएस पेपर 2 को प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चनों को कंप्लीट कर रहे हैं। अब ये कुछ ही वीडियो के बाद ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो हम लोग उसी का एक स्पेसिफिक टॉपिक छोटा छोटा लेके आएंगे और उसमें डिटेल्स चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।